हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिमिटेड क्लासेस में। आज के इस लेक्चर नंबर सेकंड में हम बात करते हैं भूगोल की परिभाषा के बारे में। इससे पहले जो है हम बात कर चुके हैं अपने सिलेबस के बारे में। ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस हमने जो है इससे लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया था। ठीक है, पढ़ने की रणनीति क्या रहेगी उसको बताया था, किस हिसाब से हमारा प्लान रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैं वहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर फर्स्ट, तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो देखते हैं लेक्चर नंबर सेकंड में क्या है। भूगोल मैराथन की ये क्लास है आपकी। ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, एकदम बेसिक टू एडवांस हम इसमें चलेंगे। पहले तो हम बात करते हैं परिभाषा के बारे में। तो देखिए, भूगोल की जो परिभाषा है वो दो दृष्टिकोणों के आधार पर हम पढ़ते हैं। पहला परंपरागत दृष्टिकोण, मतलब पहले, बहुत पहले प्राचीन समय में क्या परिभाषा दी जाती थी। और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण, अर्थात वर्तमान समय में क्या परिभाषा है। ठीक है, तो परंपरागत दृष्टिकोण क्या है? गोल पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित विषय को ही भूगोल कहा जाता था। परंपरागत दृष्टिकोण में पृथ्वी को गोल बता दिया गया। ठीक है, और कहा गया कि जो गोल पृथ्वी है, पृथ्वी जो है हमारी गोल है, उसको अगर हम पढ़ेंगे तो वही क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा। देखिए, जो ज्योग्राफी जो शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। ये लैटिन शब्द है। ठीक है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है द स्टडी। इसकी परिभाषा इस तरीके से निकल के आती है, अर्थात पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित विषय को ही भूगोल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसकी आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर क्या परिभाषा है। पृथ्वी से संबंधित विज्ञान ही भूगोल है। ज्योग्राफी इज द अर्थ साइंस। यहाँ पर भूगोल को विज्ञान कहने से आशा है कि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाओं का अध्ययन तार्किक रूप से एवं क्रमबद्ध तथा कारण एवं परिणाम के द्वारा करते हैं। देखिए, विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान की परिभाषा क्या है? किसी भी चीज का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? तार्किक अध्ययन विज्ञान कहलाता है। तो भूगोल में भी हम जो है मानवीय क्रियाओं का, प्राकृतिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। एक उनकी सीरीज होती है, उसको कारण एवं परिणाम को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसलिए भूगोल भी क्या है? एक विज्ञान है। वर्तमान समय में जो है भूगोल में मानव को शामिल किया जाता है, इसलिए इसकी परिभाषा मानव से अलग करके हम नहीं दे सकते। तो इसकी जो आधुनिक परिभाषा हमारे सामने निकल के आती है वो ये है, मानव युक्त पृथ्वी सतह के अध्ययन का विषय ही भूगोल कहलाता है। ये परिभाषा आप कहीं भी फिट कर सकते हैं, आराम से लग जाएगी। ठीक है, मानव युक्त पृथ्वी सहित, जहाँ पर मानव संबंधित है उसी क्षेत्र का अध्ययन हम करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा। तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, क्या? परिभाषा दो देख ली हमने, परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर और आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके वन लाइनर्स में एग्जाम्स में बन सकते हैं उनको देखते हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक और यहाँ पर संबंधित वाक्य। ठीक है, तो पहले थे हिकेटियस। हिकेटियस को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है। दूसरे हैं इरेटोस्थनीज। इन्होंने जो ज्योग्राफी शब्द है उसका प्रथम प्रस्तावक इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पोलिडोनियस। इन्हें जो है भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। कल मैंने बताया था आपको भौतिक भूगोल क्या है, सांस्कृतिक भूगोल क्या है, मानव भूगोल क्या है। ठीक है, तो पोलिडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। कार्ल ओ साबर को सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। एनेक्सीमेंडर, इन्हें गणितीय भूगोल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और विश्व मानचित्र का निर्माण भी इन्होंने ही किया था। मार्टिन बेहम, इन्होंने जो है विश्व ग्लोब का जो है निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्ट्रैबो। इन्हें भौगोलिक विश्वकोश के निर्माण के लिए जाना जाता है। उसके बाद आते हैं फ्रेडरिक रेडजेल, जो कि मानव भूगोल के पिता कहलाते हैं। बहुत क्वेश्चन है ये, बहुत हिट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, वॉन हम्बोल्ट वर्तमान भूगोल के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाक्य थे। ठीक है, किसको क्या कहा जाता है। आगे देखते हैं विश्व के कुछ प्रमुख भौगोलिक खोजें हुई हैं उनके बारे में। तो देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस, आप सब जानते हैं अमेरिका की खोज किसने की थी? दक्षिण अमेरिका की खोज 1498 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। तो इनका पूरा नाम क्या है? क्रिस्टोफर कोलंबस।
इन्होंने दक्षिण अमेरिका के अलावा 1492 ईस्वी में पश्चिमी द्वीप समूह की भी खोज कर ली थी। नेक्स्ट आते हैं जॉन कैविट, इन्होंने न्यू फॉकलैंड की खोज की थी 1497 ईस्वी में। वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल के नाविक थे, केप ऑफ गुड होप से होकर ये जो है भारत आए थे, इन्होंने भारत की खोज की थी 1498 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। मैगलेन, ये भी पुर्तगाल से संबंधित थे, इन्होंने विश्व का भ्रमण एवं अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज की थी 1519 ईस्वी में। कॉपरनिकस जो कि पोलैंड के थे, इन्होंने सौरमंडल के बारे में बताया था 1540 ईस्वी में। केपलर जो कि जर्मन के थे, इन्होंने ग्रहों की गति का नियम दिया था 1600 ईस्वी में। कैप्टन कुक हवाई द्वीप समूह से संबंधित थे, ये 1770 ईस्वी में। फर्दिनंद दा लेपेप्स सुएज नहर का निर्माण इन्होंने करवाया था 1869 ईस्वी में। फ्रेडजॉफ नानसेन ग्रीनलैंड एवं उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग की खोज की थी 1888 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं, मिलेंगे एग्जाम्स में आपको, आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं रॉबर्ट पेरी जो कि अमेरिका से संबंधित थे, इन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट आ देते हैं आर एमंडसन जो कि नॉर्वे से संबंधित थे, इन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले यही पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? तो 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है लिंडबर्ग, इन उड़ान से के लिए जाना जाता है जो कि पेरिस से न्यूयॉर्क थी। ओके, तो ये कुछ प्रमुख खोजकर्ता थे जिन्होंने खोजें की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात करते हैं के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, परिभाषाओं के बारे में। डिटेल में आप इसको जो है पढ़ेंगे, बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इस क्लास का बेसिक उद्देश्य यही है, आपका बेसिक टू एडवांस आपको लेके जाना है, ठीक है। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे एकदम, इसलिए मैंने इसको क्लास को जो सिलेबस बता के शुरू किया है, ठीक है, परिभाषाओं से शुरू करा है। तो आप बने रहिए लास्ट तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको जानकारी मिलने वाली है। ब्रह्मांड होता क्या है, परिभाषा देखें इसकी तो, संपूर्ण संसार ही ब्रह्मांड है जहां आकाशीय पिंड, अंतरिक्ष, समय, ऊर्जा, विभिन्न दृश्य और अदृश्य पदार्थ उपस्थित हैं, ठीक है। दुनिया ही ब्रह्मांड जानते हैं। अब नेक्स्ट परिभाषा आती है अंतरिक्ष की। तो देखिए वर्तमान अंतरिक्ष जो है वो ब्रह्मांड का ही भाग है या अंग है। अंतरिक्ष कैसे किसे हैं? तो वह खाली स्थान, ध्यान रखना, वह खाली स्थान या निर्वात क्षेत्र, वह खाली स्थान या निर्वात क्षेत्र जो कि खगोलीय पिंडों के मध्य अवस्थित है। खगोलीय पिंड जैसे कि एक मान लिया सन हो गया और पृथ्वी हो गया, इनके बीच में अगर कोई निर्वात क्षेत्र है तो वो क्या कहलाएगा? आपका अंतरिक्ष कहलाएगा। तो ध्यान से सुनिए इसको, वह खाली स्थान या निर्वात क्षेत्र जो कि खगोलीय पिंडों के मध्य अवस्थित है, स्थित है, उसे अंतरिक्ष कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निर्वात क्षेत्र। अगर निर्वात क्षेत्र होता ब्रह्मांड में तो वहां का तापमान कैसा होता? परम शून्य होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इससे ये पता चलता है कि अंतरिक्ष में कुछ ना कुछ मात्रा में अदृश्य ऊर्जा कण या अदृश्य भौतिक तत्व अवश्य उपस्थित है। ये ब्रह्मांड और अंतरिक्ष की परिभाषा हो गई। इंपोर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए एक आती है जियो सेंट्रिक अवधारणा। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, सेंट्रिक मतलब सेंटर में, ठीक है। ये अवधारणा किसने दी थी? तो टॉलमी ने दी थी। कब दी थी? तो 140 ईस्वी में दी थी। क्या बताया इन्होंने? जियो सेंट्रिक अर्थात पृथ्वी केंद्र में है और बाकी सभी ग्रह जो हैं सूर्य समेत उसके चक्कर लगा रहे हैं। ये थी जियो सेंट्रिक अवधारणा। उसके बाद आती है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। हेलियो का मतलब होता है सूर्य, सन, सेंट्रिक मतलब सेंटर में। ये कब दी थी? केपलर ने दी थी ये परिभाषा जो है हेलियोसेंट्रिक की। इन्होंने बताया कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी सहित वाके सभी जो ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। जियोसेंट्रिक में जियो सेंटर में हो जाएगी, हेलियोसेंट्रिक में हेलियो सेंटर में हो जाएगा। किसने दी थी जियोसेंट्रिक? टॉलमी ने। हेलियोसेंट्रिक केपलर ने। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की और बात कर लेते हैं। 1805 ईस्वी में हर्शेल ने कहा था कि सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है, ठीक है। 1543 ईस्वी में कॉपरनिकस ने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हेलियोसेंट्रिक में क्या आ गया? सौरमंडल में जो केंद्र है वो कौन है? सूर्य है, ठीक है। और जो
1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने कहा क्या, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बता रहा है, ये सौर मंडल का केंद्र नहीं बता रहा है। सौर मंडल में क्या है, आपके सूर्य, ग्रह, उपग्रह, ठीक है, ये सौर मंडल में आते हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ आ जाता है। तो कोपरनिकस क्या कहते हैं कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ना कि सौर मंडल का। तो वहीं केपलर क्या कह रहा है, सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र है। दोनों में डिफरेंस समझिए, यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, जहाँ पर हम बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे ये, ठीक है। लेक्चर फर्स्ट हम कर चुके हैं, आज ये लेक्चर सेकंड था। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने इसमें देखी थी। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड कैसे बना, ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।